नमस्कार, स्वागत है अपना जिला के प्राइम बुलेटिन में। मैं हूं शिवानी। आइए नजर डालते हैं मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों पर। मेरठ की ये खबर पूरे देश में सुर्खियां बनी हुई है और अपना जिला लगातार इस खबर पर सबसे आगे रहकर रिपोर्टिंग कर रहा है। यही वजह है कि अपना जिला के एडिटर इन चीफ अभिषेक शर्मा ने जो कहा वो इस घटना की अपडेट में हुआ। 151 में चालान काटने पर सवाल उठाए तो अगले ही दिन यानी कल गुरुवार को एसएसपी विपिन ताड़ा के निर्देश पर दोबारा से इस घटना में गंभीर धाराएं लगानी पड़ी। पुलिस वाले वहां खड़े थे और वो एक व्यापारी से, वो व्यापारी वर्ग जो जाति से भी और कर्म से भी भाजपा का कोर वोटर बैंक है, उससे न केवल सड़क पर गाली गलौज की गई बल्कि उससे सड़क पर भरे बाजार, वो भी राज्य मंत्री के ऑफिस के ठीक सामने बीच बाजार, जब दिवाली की बाजार में पूरी रौनक थी, हजारों की भीड़ वहां तमाशबीन थी, सड़क पर नाक रगड़वाई गई। जिससे नाक रगड़वाई गई उसका क्या मानसिक संतुलन और उसके परिवार पर जब यह वीडियो जारी हुआ होगा, क्या उनके मनोबल पर और क्या उनका त्योहार मना होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। गुरुवार को एडिटर अभिषेक शर्मा ने एसओ मेडिकल की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए तो रात में इंस्पेक्टर मेडिकल थाना सस्पेंड हो गए और अब बारी मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों की है। खबर का असर कैसे होता है, यह है अपना जिला की कवरेज। इस घटना को देखकर ऐसा लगा कि शायद पुलिस का मतलब ही भूल गई है। होना तो यह चाहिए, मौके पर पुलिस कर्मियों के साथ साथ एसओ मेडिकल पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि इन सब ने बड़ी लापरवाही बरती है। अगर इन्हें क्लीन चिट मिलती है तो समझ जाएगा, मतलब साफ है, इन्हें सी से काम रहने यानी शांत रहने का निर्देश कहीं और से था। 19 अक्टूबर को तेजगढ़ी चौपड़े पर इतनी बड़ी घटना होती है और कहीं कोई रिएक्शन नहीं, प्रतिक्रिया नहीं। बीजेपी से लेकर आम आदमी तक सहमा डरा हुआ था और फिर कमान उठाई अपना जिला ने। अपना जिला के पहले संबोधन में हमारे एडिटर इन चीफ अभिषेक शर्मा ने हर स्थिति का विश्लेषण किया और धारा 151 के चालान पर बड़ा प्रश्न उठाया और पुलिस की कार्रवाई को लचर बताया। देखिए किस तरीके से हमने धारा 151 पर उंगली उठाई। धारा भी ऐसी लगाई गई शांति भंग की, जिससे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने त्योहार के दिन, क्योंकि कोर्ट की छुट्टी थी, पेश ना करना पड़ जाए भाजपा के नेता को, कार्रवाई भी हो जाए और मीडिया में यह भी दिखा दिया जाए कि पुलिस निष्पक्ष है और कार्रवाई कर रही है। लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई। और उसके बाद धाराएं चेंज हुई। चपराना के 3 साथियों की गिरफ्तारी हुई और विकुल चपराना की तलाश में दबिश दी जा रही है। पूरे प्रकरण में पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कि 3 माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेजे गए हैं। जो शेष रह गए हैं उनके लिए भी पुलिस टीम एसपी सिटी के नेतृत्व में प्रयासरत है। हमने फिर फॉलोअप चलाया और इस फॉलोअप में पुलिस के काम करने के तरीके पर प्रश्न उठाया, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाकी काम मेडिकल थाने के एसओ ने कर दिया। अब कैसे बलवे गाड़ी को शीशा तोड़ना और रास्ता रोकने की धाराएं लग गई? क्यों उस वक्त एसओ ने अपने अधिकारियों से सलाह नहीं ली? क्यों आला अधिकारियों को नहीं बताया कि नाक रगड़ने की वीडियो बन गई है और घटना तूल पकड़ सकती है? हमारे एडिटर इन चीफ अभिषेक शर्मा ने अपने पुराने अनुभव के जरिए बताया कि कैसे एक चौकी इंचार्ज ने एसओ ने पूरी यूपी पुलिस की किरकिरी करा दी। वैसे कुछ सालों पहले एक ऐसी ही घटना पर मैं जिस पुराने न्यूज चैनल में था और एंकर मुझसे पुलिस की हरकत पर सवाल पूछ रहा था, तो स्टूडियो में यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बैठे थे। उस वक्त मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं, पुलिस दूसरे की करनी खुद भोगती है और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करती। मेरी बात सुनकर डीजीपी विक्रम सिंह ने मेरी बात से पूर्णतः सहमति जताई थी। इस घटना में भी पुलिस ने अपने विवेक से काम नहीं लिया। इस घटना से पुलिस अपनी वाहवाही करा सकती थी। दारू पीकर उत्पात चपराना कर रहा था, लेकिन फजीयत पूरे यूपी पुलिस की हो गई। अब देखना यह है कि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह अपनी जांच में अपने मातहतों की मौके पर गलती निकालते हैं या फिर उन्हें क्लीन चिट देते हैं। नतीजा लाइन हाजिर को लेकर भाजपा के बड़े बड़े नेता एसएसपी से मिलने पहुंचे और अपना जिला की उस दलील की पुष्टि हो गई जिसमें एसओ की गलती निकल कर आई है और एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। एसएसपी से मिलने वालों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक, सांसद अरुण गोविल, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, मेयर हरिकांत अहलूवालिया रात 9 बजे करीब एसएसपी के आवास पर मिलने पहुंचे। जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है सर, हम पूरी तरह उनके साथ हैं।
और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सबके प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है और किसके दबाव में जमानत दी गई? पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है? कोई भी घटना है, उस घटना पर पूरा न्यायिक कार्रवाई चाहिए। किसी के दबाव में पुलिस ना आए, कोई ना राजनीतिक दबाव, ना कोई आधिकारिक दबाव, किसी दबाव में नहीं आना चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी के बगले पर मिलने से पहले भाजपा जनप्रतिनिधि मंडल मेयर कैंप कार्यालय पर इकट्ठा हुआ। उसके बाद बैठकर कप्तान से मुलाकात की। कोर्ट में 3 आरोपी हैप्पी भड़ाना, आयुष शर्मा, सुबोध यादव को जेल भेजा। उधर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर हैंडलूम व्यापारी सत्यम रस्तोगी के साथ तेजगढ़ी चौपले पर भाजपा के नेता द्वारा की गई गुंडागर्दी की घटना बीजेपी आला कमान तक पहुंच गई है। बता दें, ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर का नाम लेकर व्यापारी के साथ अभद्रता करने वाले विपुल चपराना पर कार्रवाई पुलिस जरूर करेगी, लेकिन जो भी विपक्ष दल और लोग इस मामले को तूल ले रहे हैं, वह कभी भी व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए आगे नहीं आते। ये बातें शुक्रवार को बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय हरवन सिटी में भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि व्यापारी से अभद्रता करना बेहद निंदनीय करते हैं और इस मामले में पुलिस एक्शन जरूर लेगी। उन्होंने कहा कि गुर्जर समाज और वैश्य समाज दोनों ही भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। इस मामले में पुलिस एक्शन जरूर लेगी। कोई विशेष मांग नहीं है, बस इतनी मांग है कि एक तो इसे जातीय रंग ना दिया जाए, कि व्यक्तियों की लड़ाई है, व्यक्तियों को सीमित रखी जाए, जिले में भाईचारा बनाए रखा जाए। कुछ लोग जो इसमें घटिया गंदी राजनीति करके इसको फूल देना चाहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज वो इस तरह की राजनीति ना करें। स्वस्थ राजनीति हमेशा करनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए, उसी का अच्छा परिणाम निकलता है। जहाँ तक हमारी मांग का सवाल है, तो हमारी ये मांग पुलिस प्रशासन से है कि इसमें जिन व्यक्तियों के बीच ये विवाद हुआ है, उसकी जांच पुलिस पूरी गहराई से छानबीन करके कर रही है और हमारी मांग भी है और मुझे पूरी उम्मीद और आशा भी है कि उसमें जिसकी जितनी गलती है उसे उसका उतना दंड दिया जाए। तो संविधान के अनुसार जो भी दंड उन पर बनता है वो उन्हें दिया जाए। और उससे अलग अगर इस संबंध में पुलिस तो साक्ष्य जुटाई रही है, हमें भी अगर कुछ साक्ष्य मिलते हैं तो हमारा संगठन भी पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलने का काम करेगा और उन साक्ष्यों को उन तक पहुंचाने का काम करेगा। ताकि जहां तक घटनाक्रम है, मैं इस घटनाक्रम की फिर कहता हूं कि मैं निंदा करता हूं और हमारा पूरा समाज का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो इस घटना के समर्थन में बोल रहा हो। सभी ने निंदा की है और ये निंदनीय घटनाक्रम। ये सब पुलिस जांच में देखिए, हमारे जितने भाजपा के नेतागण हैं या जितने हमारे सामाजिक संगठनों के लोग हैं या और अन्य पार्टियों के भी जितने नेतागण हैं, सबकी यही मांग है कि इसमें पुलिस जो है जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि गुर्जर जो है वो राष्ट्रभक्त को, जब इस देश को कहीं भी बलिदान की आवश्यकता पड़ी है, वहां गुर्जर ने अपना बलिदान दिया है। कहीं कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि गुर्जर कहीं देशद्रोही रहा हो या कहीं कोई ऐसा कार्य किया हो जो शर्मसार करने वाला है। व्यक्ति विशेष किसी भी समाज में हो सकता है। जहां तक आदरणीय मंत्री जी की बात है, मंत्री जी तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उसमें सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनके पास अनेकों डिग्रियां हैं। उनका जो व्यवहार है वो इतना मधुर है कि वो छोटे बच्चे को भी सम्मान दे के चलते हैं, बड़े को भी सम्मान दे के चलते हैं। उनके यहाँ जाति बिरादरी का कोई होना है नहीं और जबरदस्ती ईर्ष्यावश उनके जातिगत होने का आरोप लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है।
वो हमेशा सभी बिरादरियों को साथ लेके चलते हैं, सभी समाजों को पूरा सम्मान देते हैं। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। उन्होंने भी ये कहा है कि इसमें जांच होनी चाहिए और ये मेरा नाम किस लिए आया, क्यों आया, ये जांच का विषय है और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि भाई इसमें गुर्जर समाज का पक्षी, हम इनके साथ हैं, चाहे वो किसी वर्ग बिरादरी का है। तो इतना बड़ा दिल दिखाने वाले और जो वास्तव में संविधान की भावना को दर्शाता है, वरना आपको आने की क्या आवश्यकता थी। आपने जब कहा, मुझे ये लगा कि हम लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए। ये रहा है कि इस घटना के पीछे जो भाजपा के विपक्षी दल हैं या जिनके अपने राजनीतिक उद्देश्य हैं, तो उस कारण से गुर्जर वर्सेस बनिया करना चाहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो कोई भी घटना होती है उसकी कोई जाति वर्ग बिरादरी नहीं होती। उसका जो कर्म है वो उसे बताता है कि वो विक्टिम है या अपराधी है। इसे बिरादरी के चश्मे से देखना बहुत गलत है। मैं आपके माध्यम से आज इस मीटिंग में आप सब लोगों से वार्ता करने के पीछे का जो उद्देश्य था कि आप सबके सहयोग से ये पूरे प्रदेश में मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो विपक्षी या कोई अन्य स्वार्थी व्यक्ति हो, वो यदि ये करने का प्रयास करेगा कि हम सब लोगों को लड़ाने का प्रयास करेगा, तो हम सब लोग इस जिले के रहने वाले शहरी पहले हैं, कुछ और बाद में है। हम उनके मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे। पुलिस और कानून अपना काम कर रहा है। धीरे धीरे सारी चीजें उसमें आ रही हैं, धीरे धीरे और आएंगी, तो सब आपके सामने होगी। और हमें इस विषय को कानून के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि हमारा भारत के संविधान पर और कानून पर पूरा भरोसा। पूरे भाजपा की किरकिरी कराने वाले विकुल चपराड़ा ने एक वीडियो जारी करके पीड़ित और उसके रस्तोगी समाज से माफी मांगी है। विकुल ने मंत्री की भूमिका खारिज की है। विकुल के 3 साथियों को कल पुलिस ने बढ़ी हुई धाराओं में जेल भेज दिया। अब विकुल पर गिरफ्तारी की तलवार है। देखिए क्या कहा विकुल चपराड़ा ने। आप सभी ने मेरा ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जो इन दिनों सोशल मीडिया पे खूब वायरल है, जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि मैं किसी व्यक्ति से ज़बरदस्ती नाक रगड़ के माफ़ी मांगने को कह रहा हूँ, पर यह सच नहीं है। वहाँ पर मुख्य रूप से झगड़ा किसी और व्यक्ति से हुआ था, सत्यम रस्तोगी जी का। सत्यम रस्तोगी जी ने बीच में माननीय मंत्री जी को भला बुरा कहा। तब मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे परिवार को भला बुरा कहा। इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप इस सब की सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगिए। आपने पब्लिक के सामने ये सब चीज़ें बोली हैं तो आप यही माफ़ी मांगिए। बाकी आपका और मेरा कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों से विवाद था वो लोग मौके से फरार हो गए। ना अभी तक पुलिस प्रशासन ने, ना मीडिया ने यह जानना चाहा कि वो लोग कौन थे। सभी चीजें जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। मैंने किसी से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात को बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरी सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने आक्रोश में आकर सत्यम रस्तोगी जी को अपशब्द कही। मैं उसके लिए सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, पर मैं पूरी तरह इसमें गलत नहीं हूँ। एक चीज यह भी जिसकी जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं है, सिर्फ पुलिस प्रशासन के अलावा। जिस दिन की यह घटना है उस दिन सत्यम रस्तोगी जी को वहाँ से पुलिस प्रशासन मेडिकल थाने ले गया। जैसे ही मुझे सूचना मिली कि सत्यम रस्तोगी जी पर मुकदमा लिखा जा रहा है, मैं मौके पर मेडिकल थाना पहुंचा। मैं नहीं चाहता था कि दीपावली के शुभ अवसर पर किसी का दिन खराब हो या किसी का त्योहार खराब हो। मैंने वहां से तुरंत थाना प्रभारी शैलेश यादव जी को कहा कि इनके और मेरे बीच कोई विवाद नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। मेरी भावनाएं थी जो मैंने वहां उनके लिए स्टैंड लिया। इस सब में माननीय मंत्री जी को जो अदर राजनीतिक पार्टियां हैं वो इन्वॉल्व कर रही हैं। इस पूरे विषय से माननीय डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी का कोई लेना देना नहीं है। सच तो यह है कि ना मैंने उन्हें छुआ, ना धक्का दिया, ना कोई जबरदस्ती की। उस घटनाक्रम में मेरे किसी भी साथी ने सत्यम रस्तोगी जी की गाड़ी को छेड़ा हो, फोड़ा हो, तो जो पूरा प्रशासन और जो पूरा वैसे समाज कहेगा मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आक्रोश में आकर उस पल में मुझसे कुछ अपशब्द निकले, जिसके लिए मैं सब पूरे समाज से, पीड़ित व्यक्ति से और विशेष रूप से सत्यम रस्तोगी जी से दिल से क्षमा चाहता हूँ।
मेरा किसी का अपमान करने का या नाक रगड़वाने जैसी कोई सोच या मंशा नहीं थी। अफसोस की बात यह है कि इस वीडियो को जानबूझकर आधा काट कर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। जिस हिस्से में युवक शराब के नशे में गालियां दे रहा था वो पूरी तरह से हटा दिया गया है और सिर्फ वही हिस्सा दिखाया है जहां मैं आक्रोश में आकर उस व्यक्ति से बात कर रहा हूं। इस अधूरी क्लिप के जरिए अब मुझे राजनीतिक बकरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पार्टी अपने फायदे के लिए इस घटना को तोड़ मरोड़ को पेश कर रही है और मुझे गलत ठहराकर अपने राजनीतिक हित साधना चाहती है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कृपया बिना सच्चाई जाने, बिना पूरी जांच किए किसी को दोषी नहीं ठहराइए। मैं निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं ताकि पूरी सच्चाई सामने आए और न्याय भावनाओं से नहीं तथ्यों के आधार पर हो। मुझे इस पूरी घटनाक्रम का गहरा खेद है। मैं समाज और सत्यम रस्तोगी से और अपने समर्थकों से एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। के विकुल चपराड़ा मामले में हमारे एडिटर इन चीफ ने जो विश्लेषण किया था वो वाकई सही था। उसमें के आप क्या कहना चाहेंगे? शिवानी धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा है विकुल प्रकरण का, तेजगढ़ी चौपले का। हमारे एडिटर इन चीफ ने छोटी छोटी टेक्निकल और लीगल बातें जो प्रशासन के सामने रखी हैं, जो पुलिस के सामने रखी हैं, उससे पता चलता है कि एक सीजन्ड और समाज सेवी पत्रकार किस तरीके से किसी घटना को देखता है। जी हां, बहुत सारे लोग इस खबर को लेकर टीआरपी बढ़ाने के लिए और इधर उधर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने टू द पॉइंट बात करी, लीगल पॉइंट बात करी और हमने उस परिवार के प्रति संवेदनाएं भी रखी जो इस घटना का शिकार है। आप कहेंगे विकुल चपराड़ा के प्रति आपने कोई संवेदना नहीं दिखाई? नहीं, हम संवेदना दिखा रहे हैं। विकुल चपराड़ा के लिए टर्निंग पॉइंट है। गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हो गई हैं, लेकिन विकुल चपराड़ा जैसे उन सब समर्थकों को यह समझना होगा कि अगर वो मुसीबत में फंसते हैं तो उन्हें खुद ही निकलना होगा। उनको कोई सपोर्ट करने नहीं आ रहा, ना उनकी पार्टी और ना वो लोग जिनका वो नाम ले रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में हम अभी तक हैरत में हैं कि सोमेंद्र तोमर क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने गए। उन्हें जाना चाहिए था और मिलकर उनको सांत्वना देनी चाहिए थी, क्योंकि वही एक ऐसा बॉन्डिंग फैक्टर है जो इन दोनों लोगों को मिला सकते हैं। गलतियां होती हैं, हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद जो काम किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस विकुल चपराड़ा का जो ये बिहेवियर है उससे मुझे अभी अब बराबर का सरदना भी याद आ गया, जहां पर कई 100 राउंड फायरिंग हुई है और वहां पर पूर्व विधायक का नाम सामने आ रहा है। और एक बात और ध्यान आ गई, मैं दिवाली पर यह सोच रहा था कि हमारे जो सांसद हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, आजकल उनके होर्डिंग पर उन प्रतिनिधियों का नाम नहीं आ रहा है। शायद कहीं से नेगेटिव रिपोर्ट मिली हो, लेकिन एक बात तय है कि जितने भी नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, एमएलसी हैं, उन्हें अपने सपोर्टर्स पर, अपने फैंस पर, अपने वर्कर्स पर कंट्रोल रखना चाहिए। एक वर्कशॉप चलानी चाहिए, बार बार बताना चाहिए कि आपको हमारे नाम का मिसयूज नहीं करना है। नाम का मिसयूज करने की सजा सपा को भी मिली है, बसपा को भी मिली है, और हमारे पड़ोस में जो सरदना है और मुजफ्फरनगर है उनके उस समय के विधायक और एमपी को भी मिली है। शिवानी, एक बात और हम कहना चाहेंगे। अभी गुजरों का महासम्मेलन हुआ था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। उसमें हमारे बड़े करीबी संजीव प्रधान जी आए थे और एक बड़े स्वामी जी आए थे, करमवीर जी। उन्होंने जो गाइडलाइंस गुजरों के युवकों को दी थी, शायद उसकी विकुल चपराड़ा ने प्योर अनदेखी कर दी है। मेरा करबद्ध निवेदन है गुर्जर समाज के बुजुर्गों से, समाज के सेवकों से, समाज की चिंता करने वालों से, गुर्जर समाज की चिंता करने वालों से कि विकुल चपराड़ा जैसे लोगों की काउंसलिंग करें और उन्हें बताएं कि समाज की क्या अपेक्षा है उनके साथ, जिससे आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। विकुल चपराड़ा का जो केस है आंख खोलने वाला केस है। विकुल चपराड़ा को भी सहानुभूति की आवश्यकता है और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रामीण के जो बच्चे हैं, गुर्जर समाज के, दूसरे समाज के भी हैं, लेकिन मैं गुर्जर समाज की इस समय बात कर रहा हूं, वो हथियार लहराते हुए वीडियो डाल देते हैं, ये कर देते हैं। तो गुर्जर समाज को आगे आना चाहिए और अपने इस नई पीढ़ी को संभालना चाहिए। शिवानी, के आपने बिल्कुल सही बात की कि इस घटना से मेरठ के विकास पर क्या असर पड़ेगा और इस घटना के क्या मायने हैं,
व्यापारी वर्ग पर लगातार हमले होना क्या मेरठ की डेवलपमेंट वाली विकास वाली छवि पर असर डालेगा? शिवानी, ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये बताता है कि हमारा चैनल और आप कितने संवेदनशील हैं। आपने जो ये क्वेश्चन मेरठ के डेवलपमेंट से रिलेटेड पूछा है और इस घटना को जोड़कर पूछा है, वो वाकई ही सोचने वाला है। ये बीजेपी के चिंतकों को सोचना पड़ेगा, तभी तो शायद इस घटना से आहत होकर आज हरमन सिटी में क्षेत्रीय कार्यालय में पार्टी हुई है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर यह घटना हुई है, वहीं पर नया नगर निगम का ऑफिस बन रहा है शास्त्री नगर में। क्या नगर निगम के ऑफिस में इसी तरीके की सत्ताधारी पार्टियों द्वारा दबंगई चलेगी? यह बड़ा सवाल ये सब लोगों के बीच में। शास्त्री नगर में तो विशेष रूप से दौराला के पास एक शॉपरिक्स मॉल बना था और उस शॉपरिक्स मॉल में दौराला की वजह से वो कभी नहीं उठ पाए, ये भी सब लोग जानते हैं। ऐसे में आपकी और हमारी और एक जिम्मेदार चैनल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी घटनाओं के गर्भ में जाएं, जड़ में जाएं और ऐसी घटनाओं को रोकने में अपना कंट्रीब्यूशन दें। रैपिड रेल आ रही है, मेट्रो आ रही है, आईटी पार्क आ रहा है, चारों तरफ सड़कों का जाल बन रहा है और यहां पर ऐसी दबंगई। हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, ये जो घटना हमारे सामने आई है ऊर्जा मंत्री के कार्य योजना में, क्योंकि अगर इस तरीके से उनके नाम का मिसयूज किया जा रहा है और उन्हें नहीं मालूम है तो ये सोचने वाली बात है। और अब क्योंकि उनकी ऊपर वाले पर आस्था जबरदस्त है, इसीलिए वरदान के रूप में यह घटना हुई है। अब सोमेंद्र तोमर को, दिनेश खटीक को विशेष रूप से संभल कर कदम उठाना होगा, क्योंकि मवाना में और हस्तिनापुर में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं जहां पर राज्य मंत्री का नाम लेकर लोग एक दूसरे को डरा। देखिए, हमारा आखिरी प्रश्न बिल्कुल अलग है, मेरठ के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। लिंक रोड क्यों ऐतिहासिक बनने जा रही है? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप लिंक रोड को, या यह कहे कि क्रांति धारा पर क्रांति पथ को? शिवानी, आपको तो मालूम है हम डेवलपमेंट की खबरों को प्रमुखता के साथ दिखाते हैं, क्योंकि प्रमुखता के साथ खबरों को दिखाना हमारा परम धर्म है। जी हां, पहले मैं लिंक रोड की बात करूंगा। ये लिंक रोड बनने जा रही है क्रांति धारा। किसके प्रयासों से? डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के प्रयासों से। और अब जब हम डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है, उनके डेवलपमेंट के कार्यक्रमों को, उनके क्वेश्चंस को हम लगातार उठाते आए हैं, तो यहां पर भी हम बता रहे हैं उन्होंने एक पूरा फॉर्मेट बनाया है। उस फॉर्मेट में 9-10 पॉइंट इंक्लूड करें। उन 9-10 पॉइंट में इस लिंक रोड को, क्रांति रोड को, क्रांति पथ को, क्रांति धरा के क्रांति पथ पर जितनी भी रास्ते में दोनों तरफ दीवारें हैं, वहां पर जो जो चीजें प्रदर्शित करने का प्लान है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का, वो उन्होंने इस लेटर के जरिए बताया। इसमें 1962 की जो चीन की लड़ाई है उससे संबंधित चित्र भी आएंगे, और फिर जो पाकिस्तान के साथ 2-3 लड़ाइयां हुई हैं उनका भी प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा, जिससे लोग निकले तो उनमें देशभक्ति की भावना जागे। और फिर कारगिल का युद्ध 25 साल पहले जो हुआ है वो भी सामने आएगा। शिवानी, एक बात और बता दूं, जो 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने, वो भी यहां प्रदर्शित करने की योजना है। और साथ ही साथ उन सभी शूरवीरों को प्रणाम करने की योजना है डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के इस प्रयास में, जिन्होंने भारत के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया, जिन्हें परमवीर चक्र मिला है और जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं की सुरक्षा में सर्वस्व बलिदान दिया है। अपना जिला की खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आपके प्यार के लिए, आपके रिस्पांस के लिए धन्यवाद। आज हम खबरों का असर आपको दिखाएंगे, अपना जिला की खबर का असर। आइए लेकर चलते हैं सेंट्रल मार्केट में। ग्राउंड जीरो पर लेकर चल रहे हैं अपने नेशनल हेड के शर्मा के साथ, चीफ वीडियो जर्नलिस्ट अमित सैनी के साथ, क्योंकि मुद्दा जन साधारण से जुड़ा है, व्यापारियों से जुड़ा है। व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और शास्त्री नगर का दिल कहे जाने वाले सेंट्रल मार्केट के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अब चंद घंटे ही बचे हैं। वैसे तो बैरिकेटिंग की प्रक्रिया के लिए प्लानिंग चल रही है, फोर्स आ चुकी है और सूत्रों के अनुसार बड़े नेता गायब हैं। आइए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों से बात करते हैं, उनके दुख में शामिल होते हैं। 25 अक्टूबर फाइनल डेट, और इस दिन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है। ये जो आप पुलिसकर्मी देख रहे हैं, इन सबको इसलिए भेजा गया है जिससे कोई दुकान ना खोले।
सामान भी अंदर है। आप लोगों को बोलने की तो परमिशन नहीं होगी, बोलने की तो परमिशन नहीं होगी पवन जी। थैंक यू। दुकान खोलने के लिए मना कर दिया है, बस इतना बता दीजिए। वो अधिकारियों को पता है, अधिकारियों को पता है। जी हाँ, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा है कि बोलना नहीं है, कुछ नहीं कहना है। आपको बता दूं, बड़े बड़े नेता शहर से बाहर हैं, लेकिन अभी ये सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। शाम के करीब बैरिकेटिंग का पूरा प्लान है और शायद अगर शासन और प्रशासन, जैसा कि हमें सूत्रों से पता हुआ चला है कि पुलिस का प्रबंध कर लिया गया है, तो 25 तारीख को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अमली जामा पहना दिया जाएगा। अब गेंद नेताओं के पाले में है। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, पुलिस को, प्रशासन को कैसे समझाते हैं, कैसे इस बिल्डिंग को बचाते हैं, कैसे दुकानदारों का विश्वास जीतते हैं। अपना जिला, आपका चैनल। जी हाँ, हम पहुंच गए हैं सेंट्रल मार्केट में, और सेंट्रल मार्केट में दिवाली के बाद कभी भी धमाका हो सकता है। धमाका हो सकता है ध्वस्तीकरण का, और ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई को लेकर मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन लगातार व्यापारियों के टच में है और उनको कॉन्फिडेंस में लेने की पूरी कोशिश में है। मैं आपको दिखा दूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित है, कि किस तरीके से यहाँ पर थाना पुलिस और दूसरे लोग व्यापारियों के बीच में हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उनसे वस्तु स्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनको मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश में है। व्यापारियों के सभी के चेहरे लटके हुए हैं, सबके चेहरे पर एक ऐसे भाव है जो बताता है कि जीवन भर की जो कमाई है, उस कमाई को बचाने की जो लड़ाई थी, शायद उसमें पिछड़ गए। हार तो मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि जब तक अंतिम स्टेप नहीं उठ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। व्यापारियों की एकता, व्यापारियों के प्रयास यहाँ पर पिछले 10-12 सालों में देखने के लायक हैं। व्यापारियों ने जिस तरीके से भी प्रशासन को सहयोग करना था, सरकार को सहयोग करना था, बीजेपी को सहयोग करना था, वो सहयोग किया है। लेकिन अब शायद वो फाइनल काउंटडाउन आ गया है जब इन सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। लेकिन सवाल रोजी रोटी का है, सवाल जिंदगी भर की कमाई का है। यहाँ पर आप देखिए भाई साहब, जिंदगी भर की कमाई और 24 घंटे का फासला। देखिए, ये लड़ाई लड़ते हुए 2014 से आज 2024-25 आने को है, और 89 में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स में दुकानें किराए पे ली थी। धीरे धीरे करके हम सब लोगों ने खरीदी, अपने व्यवसाय को जमाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, शादियां की। आज हमारी रिटायरमेंट की उम्र आ गई है, और आज जो दृश्य हमारे साथ है वह मरने से भी ऊपर है। हमारे पास आवास विकास के अधिकारी आए, हमसे बोले कि अपना सामान खाली कर लीजिए। हमने उनसे ये कहा कि करोड़ों रुपए की जब हमारी संपत्ति जा रही है तो हम सामान नहीं निकालेंगे, आप इसको भी ध्वस्त कर दीजिए। ये आप लोगों ने कहा। हम लोगों आज डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने गए थे। वाजपेयी साहब के लगातार मेरे पास फोन आ रहे हैं। वो बोल भी रहे हैं कि मैं इस समय लगातार मुख्यमंत्री जी के संपर्क में हूँ, देखो शायद कोई रास्ता निकल जाए। उम्मीद है अभी हमें तो आखिरी सांस तक उम्मीद है, शायद परमात्मा हमारी कोई मदद करे। जी हाँ, ईश्वर से बड़े ही उम्मीद किससे की जा सकती है। मैं आइए कुछ और लोगों से बात करूं। भाई साहब, चेहरा उतरा हुआ है, जिंदगी भर जिंदगी मौत का सवाल। भाई साहब, जितनी मेहनत कर सकते थे की, सहयोग नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गलत है, उसने मानव अधिकार नहीं देखा। ये कोई बिल्डर कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम लोगों ने इसको बनाया था एक एक करके 50 साल में, और एक कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक दुकान नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है। ना तो पॉपुलेशन देखी, ना उनकी सर्विसिंग देखी, ना नगर पालिका एक्ट देखा। भाई नगर पालिका एक्ट में तो कन्वर्जन प्रोविजन है। आवास विकास ने जब 95 में हैंडओवर कर दी तो नगर पालिका वालों ने क्यों नहीं करा? दूसरी बात, सीटीपी ने क्यों नहीं करा?
पूरे मेरठ की महानगर पॉपुलेशन में 3 मार्केट है, लाल कुर्ती, सदर बाजार और हापड़ोडा। बाकी मार्केट कहाँ है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए? इनके पास प्रोविजंस थे लेकिन किसी ने नहीं किया। सबसे ज्यादा जीएसटी देते हैं सर, सबसे इस ज्यादा मार्केट GST। से। आवास टैक्स का कलेक्शन सबसे आवास ज्यादा विकास होता जब हैंडओवर कर चुका तो आवास विकास एक्ट एप्लीकेबल कैसे है? लेकिन एक बड़ी बात माननी पड़ेगी कि आवास विकास के उन अधिकारियों पर भी और कर्मचारियों पर भी अब कार्रवाई होगी जिनके संरक्षण में ये सब एक मिनट, अखबार में जितने नाम दिए हुए हैं या तो रिटायर्ड है या मर चुके। एक भी आदमी के खिलाफ जो वर्किंग में है अब नहीं बन रही क्या? डी ब्लॉक में नहीं बन रही क्या? मुकेश जैन की नहीं बनी क्या? आफ्ताब अहमद के नाम पे FIR क्यों नहीं हुई? राकेश की FIR हुई जो 10 साल पहले मर गया। मैनी की FIR हुई। सोची समझी साजिश, सोची समझी। मैनी का नाम है, मैनी को तो रिटायर हुए 10 साल। विनोद अरोड़ा जी भी चले गए, विनोद अरोड़ा भी मर गए, वीर सिंह भी मर गया जी। तो ये तो सब कुक्ड है। जरा मैं अमित से कहूंगा जरा दिखाएं पुलिस वालों को, वो वहां पर खड़े हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं हर तरीके की। ये तो सब कुक्ड है, ये प्लान है। हाँ प्लान है, प्लान कुक। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर डरा के और ये किया जा रहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के नाम पर डराया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट गलत है। उसने हमारे अधिकारों को नहीं देखा, उसने आवास विकास नियम पढ़े, वो पब्लिक के लिए है ना कि सरकार चलाने के लिए। भौगोलिक रूप से भी नहीं आए कोई मतलब एक बात तो ऐसी होनी चाहिए, भौगोलिक फिजिकल रूप में यहाँ पर आए, देखे क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति है। आप पे पेनल्टी लगाते थे? पेनल्टी लगा देते, हम तैयार हैं। पेनल्टी और डबल लगाते, ट्रिपल लगाते? हम उसके लिए तैयार थे जी हाँ। लेकिन हमें रिलीफ नहीं दिया गया, हम रिलीफ के लिए गए थे सुप्रीम कोर्ट। सांसद अरुण गोविल से बात हुई? सांसद जी से बात हुई। भैया सुप्रीम कोर्ट के आगे सारे गायब हैं, एक भी शहर में ही नहीं है जी। यहाँ पे दक्षिण क्षेत्र के विधायक सोमेंद्र तोमर का तो यहाँ पर भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। शहर के विधायक रफीक अंसारी कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आया। अमित अग्रवाल जी नहीं आए। अतुल प्रधान जी आए थे लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे, बेबस है। और ये बेबसी एक चेहरे पर नहीं है, ये सब चेहरों पर बेबसी है। सबके सामने एक ही सवाल है, क्या अब हम यहाँ से दरबदर होंगे? क्या अब हमको कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्योंकि मैं जितना सेंट्रल मार्केट को कवर कर रहा हूं उसमें बार बार उस समय के सांसद राजेंद्र अग्रवाल से मेरी लगातार बात होती थी और लगातार बात होने में यही बात आती थी कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने यहाँ का सवाल रखेंगे, रोजी रोटी की बात रखेंगे, यहाँ की बेबसी रखेंगे। लेकिन वो 3 बार सर्व कर चले गए, कुछ नतीजा नहीं निकला क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जी हाँ, वाकई बड़ा सवाल। इतने बड़े शास्त्री नगर में हर 5वें कदम पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बनती जा रही है, डेवलप होती जा रही है। आवास विकास के संरक्षण में मैं अभी जहां पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल रहते, ठीक उनके पीछे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है और वहीं पर जमीन कब्जे में है, लेकिन यहां के आवास विकास के लोग चुपचाप बैठे हैं। बन गया, अब कौन गिराएगा? लेकिन वो सोच ले, बनी हुई चीज गिराई जा रही है। आज तक की स्थिति यह है और इस पर अगर रोक लगेगी, इनके सहयोग की आवश्यकता होगी, ये करेंगे। ये वो वर्ग है जो कर्म से भी बीजेपी का है और धर्म से भी बीजेपी का है और ये सबको अपनाते हैं, लेकिन वोट किसी को नहीं देते बीजेपी के अलावा। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं के अपना जिला। मेरठ में कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी के साथ मेडिकल थाना क्षेत्र के जागृति विहार में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह घटना बेहद निंदनीय है और इसमें शामिल लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान सपा के जिला अध्यक्ष करमवीर सिंह गुम्मी सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटना होना कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जिसके चलते शहर में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। बता दें कि भाजपा नेता विकुल चपराणा ने 19 अक्टूबर को कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी के साथ मारपीट की थी और उनसे 20 सड़क पर नाक रगड़वाई थी, जिसके बाद से ही यह मामला तूल पकड़ गया। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो यह विवाद इतना बड़ा नहीं होता।
सत्यम वाला मामला चल रहा है, सत्यम विपुल वाला मामला है, जो भी है सबको जानकारी है उसकी। उसी में हम आए थे भाई दोषियों पे कार्रवाई हो और सत्यम को अपना न्याय मिले, इससे ज़्यादा नहीं। ये तो आप लोग ढूंढे, प्रशासन जांच करे और वो सारी चीजें प्रशासन पे जांच करवाए, प्रशासन कौन दोषी। क्या कार्रवाई की मांग को लेकर मिले आज? हमारे जो पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। मेरठ के कसेड़ू खेड़ा नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति का शव का नाले में पड़ा हुआ दिखाई दिया तो राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से बाहर निकाला, उसकी शिनाख्त कराई गई तो पता चला कि मृतक हरिद्वार लाल, जिसकी उम्र करीब 42 वर्ष बताई जा रही है। उसके परिजनों ने बताया कि कल रात 11 बजे के आसपास अपने घर से निकला था, उसके बाद वापस नहीं लौटा। वहीं बृहस्पतिवार को उसका शव घर के पास ही नाले में पड़ा हुआ मिला। बताया जा रहा है कि मृतक हरिद्वार लाल की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई है और शव को नाले में फेंक दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची सीओ कैंट नवीना शुक्ला ने बताया कि शव की शिनाख्त हो गई है। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की है। पुलिस की टीम इस घटनाक्रम में लगा दी गई है। जल्दी घटना का खुलासा भी कर दिया जाएगा। दिनांक 23/10/25 को पीआरबी के माध्यम से यह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव कसेरू खेड़ा के मारवाड़ी मोहल्ले में नाले में पड़ा हुआ है, जिसके संबंध में मौके पर कुछ क्षेत्राधिकारी, थाना पुलिस आदि के द्वारा पहुंचकर शव को निकलवाया गया। फॉरेंसिक टीम के माध्यम से घटनास्थल का निरीक्षण भी कराया गया है। परिजनों का कहना है कि रात्रि 11 बजे के आसपास कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के साथ वो देखा गया था, जिसके संबंध में सीसीटीवी फुटेज आदि देखी जा रही है। शव को पीएम हेतु भेजा जा चुका है, अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। विश्व कल्याण ट्रस्ट की ओर से 24 से 31 अक्टूबर तक भैसाली मैदान में आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा से पहले कलश यात्रा निकाली गई, जो कैंट स्थित ओगरनाथ शिव मंदिर से शुरू होकर भैसाली पहुंची। इस दौरान सर्प कलश लिए हजारों महिलाएं नाचते गाते हुए नजर आई। कलश यात्रा के दौरान अध्यक्ष हर्ष गोयल ने बताया कि संत चिन्मयानंद बापू के द्वारा 595 कथा आज से मेरठ की क्रांति भूमि पर होने जा रही है। उन्होंने बताया कि बापू जी ने मात्र 14 वर्ष की आयु में पहली श्री राम कथा कही थी। तभी से अब तक वे भारत सहित विश्व भर में रामकथा, भागवत कथा और शिव महापुराण कथा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कलश सर पे रख ले। जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान समय में देश में साथ साथ उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रदेश में लगातार दलित बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रदेश भर में आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। बावजूद इसके भाजपा सरकार आंखें मूंदे बैठी है। यह बातें शुक्रवार को कमिश्नरेट चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान कही और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा। इस दौरान पूर्व प्रदेश सचिव विनोद जाटव ने बताया कि लगातार हो रहे अत्याचार के चलते दलितों में भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज हम जो ज्ञापन देने आए हैं, जो लखनऊ में रामपाल रावत जो है, जो दलित समाज से हैं, उनको पेशाब पिलाया गया। जब से योगी मोदी जी की सरकार आई है, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर एक प्रत्येक जिले में दलितों की दुर्दशा इतनी खराब होती जा रही है। दलितों पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए हम ये ज्ञापन देना आए हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुए, तो विनोद जाटव के नेतृत्व में तो हम लखनऊ विधानसभा का घेराव करेंगे। शुक्रवार को काफी भारी संख्या में इकट्ठा होकर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एसएसपी कार्यालय पहुंचे और बीते दिनों मवाना थाना क्षेत्र के मवाना खुर्द गांव में हुई रेप पीड़िता के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। आजाद समाज पार्टी की तरफ से शावेज रिजवी दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने बताया कि मवाना खुर्द की एक युवती कूड़ा डालने जा रही थी। उसी के गाँव का रहने वाला एक लड़का उसे खेत में खींचकर जबरन उसके साथ मारपीट करी और उसका रेप किया और उसे अधमरा छोड़कर फरार हो गया। परिजनों ने इस पूरे मामले की शिकायत थाना मवाना से की, लेकिन मवाना पुलिस ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। आरोपी गांव में खुलेआम घूम रहा है और पीड़िता के परिवार को आए दिन धमकी दे रहा है। मवाना थाना क्षेत्र के मवाना
खुर्द की घटना है। एक हमारी बहन मंजू जो 22 तारीख में लगभग 11 बजे वो कूड़ा अड़ाया डालने के लिए जा रही थी। एक वही मवाना खुर्द का लड़का जिसका नाम सौरभ त्यागी है, उसने इसके खेत में खींच करके उसके साथ रेप करा और उसके बाद परसों से लेकर के आज तक इस पुलिस की जो कार्रवाई की गई है, इससे हम लोग और परिवार के लोग संतुष्ट नहीं हुए। इसी प्रकरण को लेकर के आज हमारे जिला अध्यक्ष जी और बाबूजी और सब लोग पीड़ित परिवार और हमारी बहन मंजू आज हम एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आज ही कार्रवाई होगी और मेडिकल भी कराया जाएगा। आज ही मेडिकल होगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी उसको। और कुछ लोग उसी गांव के सौरभ त्यागी के परिवार के लोग हैं, वो 2 या 3 लोग हैं, क्या नाम है उनका, बबलू तब्बू, तो नितिन को फोन करके धमकी दी जा रही है जान से मारने की। तो मैं प्रशासन से, अभी मैंने एसपी साहब से भी ये बात बताई है कि उन लोगों पर भी कार्रवाई करे जो आज परिवार के लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं और डराने का काम कर रहे हैं और पैसे का भी बोल रहे हैं। ये बोल रहे कि हम लोगों में 15 करोड़ की जमीन है, ये करते। ये चीजें देखो, किसी के साथ अगर गलत करा जाए, रेप करना छोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। अब इस सरकार में बहुत वारदात बढ़ा है। आप ये देखिएगा, आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले की घटना देख लीजिए, क्या हुआ, नाक रगड़वाने का काम किया गया। तो मैं तो यही अपील गुजारिश करूंगा प्रशासन से, पूरी तरीके से काम करें, निष्पक्ष तरीके से। एसपी साहब ने आश्वासन दिया कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और आज ही कार्रवाई की जाएगी और उन लोगों को जेल भेजना। सौरभ त्यागी और सौरभ त्यागी के साथ साथ जो लोग धमकी दे रहे हैं, जो डराने का काम कर रहे हैं, जो मारने का धमकी दी जा रही है, उन दोनों लोगों को भी जेल भेजने का काम किया जाएगा। गाजियाबाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को गाजियाबाद पहुंची, जहां उन्होंने कमला नेहरू नगर स्थित नवनिर्मित केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST भवन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन के निर्माण से क्षेत्र में कर प्रशासन की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम व पारदर्शी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार करदाताओं की सुविधा के लिए लगातार प्रयासरत है और पारदर्शी व्यवस्था बनाने की दिशा में यह भवन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने भवन परिसर का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए। परिसर के आसपास पुलिस बल भी तैनात रहा व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी विशेष प्रबंध किए गए ताकि किसी प्रकार की व्यवस्था न हो। बिजनौर में बेहद ही रोचक और हैरान करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक गांव में मां और बहन के साथ खेत में काम कर रही युवती अचानक गायब हो गई। बताया जाता है कि मां ने उसके चीखने की भी आवाज सुनी और पास में ही चप्पल पड़ी देखी, जिसके बाद उसे गुलदार द्वारा उठाने का शोर मचा दिया गया। वन विभाग और पुलिस की टीम ने घंटों कॉम्बिंग की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। 8 से 9 घंटे बाद युवती ने फोन कर खुद को देहरादून में होने की बात बताई, जिससे सभी अचंभित रह गए। यह पूरा मामला नेहटौर के गांव राजपुर ननहेड़ा का है। गांव निवासी योगेश कुमार उर्फ गुड्डू गुरुवार को अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। दोपहर के समय उसकी पत्नी विनोद देवी, 20 वर्षीय बड़ी बेटी साक्षी व छोटी बेटी पूजा खेत पर पहुंची और काम करने लगी। बताया जाता है कि कुछ देर बाद बड़ी बेटी साक्षी ने पेट दर्द होने और शौच के लिए जाने की बात कही। इसके बाद साक्षी खेत में गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी चीख सुनाई दी। माँ व छोटी बेटी ने खेत में जाकर देखा तो वहाँ साक्षी नहीं थी, लेकिन उसकी चप्पल वहाँ पड़ी हुई थी। अंकल का क्या नाम था? अंकल का ये फोन किसका है? ये तो यहाँ मैं देहरादून में खड़ी हूँ ना, अंकल से फोन लिया।
एरिया किन का फोन है? कोई दुकान वाले हैं? कौन है? कपड़े की शॉप है देहरादून में। किस नाम से है शॉप? किस नाम से है शॉप? बुलंदशहर में नेत्रपाल हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्यारोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। खुर्जा थाना क्षेत्र में 18 अक्टूबर की शमशान घाट में रविंद्र का शव बरामद हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन की तो मृतक की पहचान जेवर निवासी नेत्रपाल पुत्र बाली के रूप में हुई थी। वहीं मृतक के परिवार वालों द्वारा मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से ही हत्याकांड में शामिल आरोपी घटना के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। पुलिस ने जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अमरगढ़ गांव निवासी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी रविंद्र ने बताया कि शराब पार्टी के दौरान उसका नेत्रपाल से 3200 रुपए के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद रविंद्र ने नेत्रपाल की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी थी। दिनांक 19 अक्टूबर को थाना क्षेत्र खुर्जा में थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि शमशान घाट में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल थाना खुर्जा नगर पुलिस के द्वारा शव की शिनाख्त का प्रयास शुरू किया और इसकी पहचान नेत्रपाल उर्फ पाली पुत्र हुकुम सिंह निवासी ग्राम देवरार थाना जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर के रूप में हुई थी। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई और हत्या क्यों हुई, कैसे हुई और किसने की, इस संबंध में जांच पड़ताल प्रारंभ की गई थी। आज इस घटना का अनावरण किया गया है और घटना में शामिल अभियुक्त रविंदर, जो कस्बा जहांगीराबाद का ग्राम अमरगढ़ का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में अभियुक्त के द्वारा बताया गया है कि ये दोनों दोस्त थे और साथ में ही काम करते थे और साथ में बैठकर शराब पिया करते थे। मृतक पर 3200 रुपए का उधार था, जिसको आरोपी के द्वारा मांगा जा रहा था। शराब के नशे में पैसे के लेन देन को लेकर वाद विवाद बढ़ा और गाली गलौज शुरू हुआ और उसी दौरान आरोपी रविंदर ने वहां पड़ी हुई ईंट उठाकर मृतक के सर में कई बार वार किए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। गिरफ्तार अभियुक्त रविंदर के विरुद्ध थाना खुर्जा नगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग सभी खुर्जा नगर में रहते थे और वहीं रहकर ये पुताई का काम किया करते थे और साथ में इनका उठना बैठना था। इसी दौरान इनके पैसे के लेन देन का आपस में प्रकरण हुआ और उसी में ये घटनाक्रम हुआ। अपना जिला के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मेरठ और आसपास के शहरों की बड़ी खबरों के लिए अपना जिला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।